नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लास फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 163वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट में दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में, उसके साथ साथ पढ़ेंगे जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड के बारे में, और सीड डोरमेंसी क्या होता है, उसको तोड़ा कैसे जाता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं ये आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट का जो आपको स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास भेजना है। आप यहाँ पर जाओगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी, जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखोगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। वहां पर आपने जो पेमेंट किया है 500 रुपए का, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम जिस मोबाइल नंबर से चलाते हो वो मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। ये दोनों चीजें जैसे आप हमारे पास सेंड करोगे, उसके बाद आपको पूरा जो कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोलेशन डिस्टेंस। ध्यान से समझना। चाहे वो फाउंडेशन सीड हो, चाहे वो न्यूक्लियस सीड हो, चाहे वो सर्टिफाइड सीड हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का सीड हो, ठीक, चाहे वो ब्रीडर सीड हो, कोई भी प्रकार का अगर वो सीड है, तो सीड की सबसे एक खासियत होती है, सबसे बड़ी खासियत होती है, और वो खासियत ये होती है कि अगर सीड सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, दोनों ही कंडीशन में अगर सेल्फ पॉलिनेटेड भी होगा तब भी बहुत हद तक संभावना होती है कि 2% 1% उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तब तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा। अब जब किसी भी सीड में, किसी भी प्लांट में जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, मतलब उसकी जो 100% वाली जो प्योरिटी होती है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक, जो हमारा प्लांट है, सीड की जो प्योरिटी है, जैसे मान लो जेनेटिक प्योरिटी किसी प्लांट की 100% है। अगर हम इसकी बुआई करेंगे, अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में भी थोड़ा बहुत 2-5% इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तब तब इनकी जो प्योरिटी होती है वो घटने लगती है। और अगर कहीं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें तो और तेजी से घटेगा प्योरिटी। इसी वजह से क्या किया जाता है, जब हमको कोई भी स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन करना हो, स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन मतलब चाहे फाउंडेशन सीड बनाना हो, चाहे न्यूक्लियस सीड बनाना हो, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड, ब्रीडर सीड, किसी भी तरीके का अगर सीड का प्रोडक्शन हमको करना है, तो हमको ये चीज बहुत इंश्योर करके रखनी पड़ती है कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। अब क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस का उपयोग करते हैं। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कोरोना हुआ था तो सबने सुना होगा आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। आइसोलेशन मतलब अलग करना। जैसे मान लो यहाँ पर एक फसल है, ठीक, ये किसकी फसल है, ये वीट की फसल है। एक दूसरी फसल अपन देखते हैं यहाँ पर, ये भी किसकी है, ये भी वीट की फसल है। अब एक फसल ये है गेहूं की, एक फसल ये है। यहाँ पर वैरायटी ए बोई गई है, ग्रो करी जा रही है, और यहाँ पर वैरायटी बी ग्रो करी जा रही है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, ठीक, अगर बीच की दूरी लो होगी, तो यहाँ के पॉलन उड़ के इस खेत में आ जाएंगे और यहाँ के पॉलन उड़कर इस खेत में आ जाएंगे। और जब पॉलन उड़ के आएंगे तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, थोड़ा सा सोचो और बताओ। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, ये जो दूरी लो है
इस दूरी को लो ना रख के इस दूरी को हाई रख दिया जाए। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो जाएगा तो पोलन यहां से उड़ के बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। हर क्रॉप के जो पोलन होते हैं उनकी दूर तक उड़ के जाने की, जैसे हवा से उड़ के जाते हैं या तो मधुमक्खी से जाएंगे, किसी न किसी माध्यम से जाते हैं, तो वो जितनी दूर होते जाएंगे, एक एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी जितनी ज्यादा दूर होती जाएगी उतना ही उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की संभावना घटती जाएगी और उनकी प्योरिटी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। कि मतलब कहने का ये है कि उनकी प्योरिटी सुरक्षित रहेगी, वो डिटेरियोरेट नहीं होगी, उनकी प्योरिटी खराब नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। हर सीड का, हर टाइप के सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसका आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कम होता है। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में तो एक तो खुद से ही पॉलिनेशन होता है, प्लांट का प्लांट में, फ्लावर का फ्लावर में खुद ही हो जाता है, सेम सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन होता है। तो अगर उसमें दूरी बहुत ज्यादा नहीं भी है, थोड़ा कम ही दूरी है, तब भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना कम हो जाती है। एक तो वैसे क्रॉस पॉलिनेशन उसमें नहीं हो रहा है, जब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो थोड़ी सी दूरी अगर कम भी रखेंगे तो चल जाएगा। वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो हमको उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने नहीं बढ़ाया तो यहाँ का पराग यहाँ चला जाएगा, यहाँ का पराग यहाँ चला जाएगा, और अगर दूर रहेगा तो इस खेत का पराग उड़ के इसी खेत में रह जाएगा और इस खेत का पराग उड़ के इसी खेत में रह जाएगा। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। नहीं तो यहाँ का अगर कोई पराग उड़ के यहाँ चला आया तो यहाँ की वैरायटी को खराब कर देगा, और यहाँ से उड़ के कोई यहाँ आ गया तो यहाँ की वैरायटी को खराब कर देगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस का सहारा लिया जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि आइसोलेशन डिस्टेंस होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायर फॉर सम क्रॉप। ध्यान से समझना, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें आइसोलेशन डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। अब एक चीज और ध्यान से देखना, यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक फाउंडेशन सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस है और एक सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस है। जब मैंने कल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है और फाउंडेशन सीड होता है, इनकी जेनेटिक प्योरिटी बहुत हाई होती है। ठीक, कितना होती है? बहुत हाई होती है। और जो सर्टिफाइड सीड होती हैं इनकी जेनेटिक प्योरिटी कंपैरेटिवली लो होती है। तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल हाई क्वालिटी का सीड बनाना है तो हमको जो थोड़ा बहुत भी अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हम उसकी जो डिस्टेंस है थोड़ा और बढ़ा देंगे। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्ल मिलेट जो हाइब्रिड बाजरा का है उसका आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर है, सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर थोड़ा बहुत क्रॉस पोलिनेशन हो भी जाएगा 1-2% तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड है, बहुत ज्यादा जेनेटिक प्योरिटी इसमें नहीं होती, 98% के समथिंग तक होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन ये मिनिमम की बात हो रही, कम से कम इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना है तो क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि जेनेटिक प्योरिटी इसकी 99% के आसपास रहे, तो हमको इसकी दूरी बढ़ा देनी पड़ती है। तो 200 ना रख के हम कितना रख देंगे, लगभग 1000 मीटर, उसका लगभग 5 गुना। अमूमन अगर आप देखोगे तो सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड में 2 गुने का अंतर होता है। ठीक, लेकिन कुछ कुछ में 5-5 गुने का भी अंतर हो जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से क्रॉप में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस, उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनका आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जैसे पर्ल मिलेट है, अपना कुकुरबिट्स है, मस्टर्ड है, तो इन सब में, ओनियन है, इन सब का आइसोलेशन डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इनके परागकण बहुत दूर तक उड़ के चले जाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में उतनी दूर जा नहीं पाते हैं, और ज्यादातर ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप में कितना कितना होता है। ध्यान से समझना,
कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जैसे राइस है, व्हीट है, बार्ले है, ओट है, इन सब का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, फाउंडेशन सीड के लिए भी 3 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीड के लिए भी 3 मीटर। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं दूरी, सभी दूरी मीटर में दी गई। पर्ल मिलेट जो हाइब्रिड का है, यानी हाइब्रिड जो बाजरा होता है, इसका आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर है और सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। मेज और सोरगम, मेज और जो सोरगम है, इसका आइसोलेशन फाउंडेशन सीड के लिए 400 है, सर्टिफाइड के लिए 200 है। कॉटन जो हाइब्रिड है उसके लिए फाउंडेशन सीड 50 मीटर और सर्टिफाइड सीड 30 मीटर। ग्राउंडनट एंड सोयाबीन जो है 3 मीटर, 3 मीटर दोनों के लिए। रेप सीड और मस्टर्ड जो है वो 400 मीटर और 200 मीटर। कुकुरबिट्स जो है 800 से 1000 मीटर और ये 400 से 500 मीटर के आसपास रखते हैं। ओकरा में 400 मीटर और नहीं तो सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर। ये जो ओकरा वाला क्वेश्चन है, ये एक बार आईबीपीएस एसओ में पूछा जा चुका है, बोले तो एफओ में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो होता है उसमें पूछा गया है। आईबीपीएस एसओ में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आती है उसमें ये पूछा जा चुका है। टोमेटो की बात करें तो टोमेटो का जो फाउंडेशन सीड है इसका आइसोलेशन डिस्टेंस 50 मीटर होता है, सर्टिफाइड सीड का 25 मीटर होता है। ओनियन का 1000 होता है और सर्टिफाइड सीड में भी 1000 होता है। तो ये अपना कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस है, इनको बहुत ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको रट लेना, बार बार इसको पढ़ते रहो, अच्छे से याद हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे रियल वैल्यू ऑफ सीड, ध्यान से समझना। हम 10 किलो सीड लेके 100 किलोग्राम सीड लेके आए, ठीक, 100 किलोग्राम सीड लेके आए क्या करने के लिए, कि इसका हम क्या करेंगे, अपने खेत में सोइंग करेंगे। अब हमने 100 किलोग्राम खरीद तो लिया, लेकिन उसमें से पता चल रहा है कि केवल 50% सीड ही जर्मिनेट हुआ। तो केवल 50% सीड जर्मिनेट हुआ, यानी कि 50 किलोग्राम सीड हमारा बेकार हो गया। अब ये बिल्कुल अगर जब बेकार हो जा रहा है तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। एक्चुअली में काम कितना किया, केवल 50% सीड ही हमारा अच्छा निकला, बाकी 50% तो बेकार ही हो गया। तब अब इस चीज को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को दूर करने के लिए हम करते हैं कि जो इसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, तभी तो हमको रियल वैल्यू पता चलेगी। लेके आए हम 100 किलो, लेकिन हमको जो आउटकम मिला वो केवल 50 किलो मिला, तो हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू इसकी कम है। अब मान लो जो 50 किलो जर्मिनेट हुआ है उसकी प्योरिटी 25% है। मान लो 50% प्योरिटी भी है, कितनी है, 50% प्योरिटी है। अब 50 किलो की अगर 50% प्योरिटी है, यानी कि हमको केवल शुद्ध वैरायटी कितनी मिली, केवल 25%, यानी कि केवल 25 किलोग्राम हमको, 25% नहीं 25 किलो। तो हम खरीद के लाए थे 100 किलोग्राम, लेकिन हमको एक्चुअल में जो वैरायटी मिला वो केवल 25 किलोग्राम मिला। तो हम क्या कहेंगे कि यार खरीदा तो इतना, लेकिन एक्चुअल में हमको केवल 25 किलोग्राम ही मिला, बाकी कुछ जेनेटिक प्योरिटी की वजह से निकल गया और कुछ निकल गया जर्मिनेशन कम होने की वजह से। तो यही इसका फॉर्मूला है रियल वैल्यू ऑफ सीड का निकालने का। एक तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, प्योरिटी की बात करते हैं और जेनेटिक जर्मिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो किसी की प्योरिटी अगर मान लो 98% है, ठीक, और उसका जो जर्मिनेशन है वो 98% है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा कि रियल वैल्यू ऑफ सीड कितना है। इट्स परसेंटेज ऑफ germinability of percentage of purity of seed lot of a crop plant। ये क्या बोल रहा है, यही जो बोल रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज एंड आल्सो नोन एज यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड। इसको परसेंटेज में, जैसे ये वैल्यू है रियल वैल्यू ऑफ सीड, इसको परसेंटेज में निकालते हैं। अगर किसी के नीचे 100 दिखेगा आपको तो 100% ये श्योर है कि वहां पे परसेंटेज ही ज्यादातर होता है, परसेंटेज ऑफ सीड। इम्प्योरिटी जो परसेंटेज होता है कि कितने परसेंट इसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई, जैसे मान लो प्योरिटी अगर इसकी 98% है तो इम्प्योरिटी कितनी परसेंट हो जाएगी, 2% हो जाएगी। तो 2% प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी की। जेनेटिक प्योरिटी होती क्या है, जेनेटिक प्योरिटी इज रिक्वायर्ड 100% as far as an impurity by seed of other varieties of the same crop is concerned, but in case of impurity by seed of the other crops species it permitted up to 0.1% only in foundation seed and 0 to 0.5% in other seed। ध्यान से समझना जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है। जेनेटिक प्योरिटी आप ऐसे समझो
कि मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक वेराइटी है, वेराइटी का नाम है ए, उसके जितने करेक्टर हैं उसको मैंने बता दिया कि 100% इस टाइप के इसके करेक्टर है। अब जब मैंने वेराइटी ए की सोइंग करी, जर्मिनेट हुआ और एक क्रॉप पूरी बनके तैयार हो गई, तो वहां पर हमको क्या मिला, F1 मिल गया। ठीक, F1 जनरेशन का, यानी कि ए का बच्चा आ गया। ठीक, A1 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये अपने बाप से या अपनी माँ से कितना मिलता जुलता है। अगर ये 98% मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी तो आ ही जाती है। प्रैक्टिकली 100% करना केवल और केवल न्यूक्लियस सीड में संभव है, बाकी किसमें, किसी में भी संभव नहीं है। 100% प्योरिटी लेवल प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो मान लेते हैं कि 98% ही अपने माता पिता जैसा है, लेकिन जो 2% है वो कहाँ से आ गया। 2% हो सकता है किसी जैसे मान लो गेहूं की अगर वैरायटी है, तो हो सकता है किसी दूसरी वैरायटी का पॉलिनेशन हो गया हो 2% पौधों में। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी। मतलब वो उसके अंदर जेनेटिक जो करेक्टर हैं वो उसके एंसेस्टर से, एंसेस्टर मतलब उसकी जो शुद्ध वैरायटी है, जो न्यूक्लियस सीड था, उससे कितना वेरी कर रहा है। अगर 1% वेरी कर रहा है तो जेनेटिक प्योरिटी कितनी हो गई, 99% हो गई। अगर 2% वेरी कर रहा है तो बोलेंगे जेनेटिक प्योरिटी इसकी 98% है, बाकी 2% इसके अंदर वेरिएशन आ गया है। अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए, तो फाउंडेशन सीड में ये एक लिमिट रखी गई है कि अगर 0.1% से ज्यादा अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो हम उसको फाउंडेशन सीड नहीं मानेंगे। कहने का मतलब न्यूक्लियस सीड की जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है। अगर 100% से 0.1% कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 99.9%। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बताया था कि फाउंडेशन सीड होता क्या। फाउंडेशन सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.9% होती है, तो यही बोल रहा है यहाँ पर। वहीं अगर सर्टिफाइड सीड है या रजिस्टर्ड सीड है तो उसका कितना होता है, मान लेते हैं उसका कितना होता है 99.5%, यानी कि 0.5% तक इसमें छूट मिल जाती है थोड़ा बहुत, और इसके अंदर थोड़ा लूज कर दिया जाता है। सीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वेट ऑफ 100 सीड, 100 सीड का वजन कितना होता है उसी को हम बोलते हैं सीड इंडेक्स। जैसे अगर हमारे पास गेहूंसा है, फ्लेरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, बनरी कहते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो 100 सीड होगा उसका जो वजन होगा बहुत कम होगा। चने का अगर हम 100 सीड देख लें तो उसका और थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि चने का एक एक सीड बड़ा होता है। तो वेट ऑफ 100 सीड, किसी भी सीड का, कोई भी चीज है, कोई भी अगर क्रॉप है, अगर उसके 100 सीड का वजन जितना होगा उसी को हम बोलते हैं सीड इंडेक्स। इसके बाद अगला है, अगर 1000 सीड मान लो अपने पास है, 1000 सीड का वेट जो होता है उसको हम टेस्ट वेट बोलते हैं। ध्यान से समझना, दो चीजें हैं। 100 सीड का जो वजन होता है, 100 सीड का वेट जो होता है उसको हम बोलते हैं सीड इंडेक्स। और जो अपना 1000 सीड का जो वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट, उसको टेस्ट वेट बोलते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं सीड क्वालिटी इंडेक्स की। इट इज द विगोर ऑफ सीड जर्मिनेशन, कितना परसेंट सीड जर्मिनेट कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर हमने 100 सीड जर्मिनेट कराया, 100 सीड में से अगर 99 सीड जर्मिनेट हो गए तो हम कहेंगे कि इसका सीड क्वालिटी इंडेक्स कितना है, 99 है। ठीक, क्योंकि एक नहीं जर्मिनेट हुआ है। जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ मेज इज 90%, सॉरी 90%। कहने का मतलब ये है कि मेज जो होता है, अगर हमने हमने उसमें 100 सीड को बोया है तो वो केवल 90 सीड ही जर्मिनेट करेगा, 10 नहीं जर्मिनेट करेगा। हाईएस्ट इन द फील्ड क्रॉप, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। कॉटन का जर्मिनेशन 65% होता है। जितने भी फील्ड क्रॉप होते हैं, धान गेहूं गन्ना सबकी, सॉरी जितने भी ग्रेमिनी की हैं, जैसे चाहे आप बात कर लो राइस की, व्हीट की, पर्ल मिलेट की, बाजरे की, सोरगम की, बार्ले की, मेज की, इन सब में सबसे ज्यादा जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो किसका होता है, मेज का होता है 90%। बाकी ज्यादातर 80-85% ही जर्मिनेशन सबका होता है। कॉटन का जर्मिनेशन परसेंटेज
65% होता है। जितने भी फील्ड क्रॉप हैं उसमें सबसे ज्यादा, ओ सॉरी, सबसे लोवेस्ट होता है। 65% सबसे कम है, 90% सबसे ज्यादा है, बाकी सब इसी के बीच में आते हैं। जैसे गेहूं धान का मैंने बताया 80 से 85% होता है। बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। अनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर जर्मिनेशन। सीड डोरमेंसी ध्यान से समझना। जैसे कोई एक सीड है, ठीक, सीड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी पूरा। मान लेते हैं कि कोई एक सीड है। अब ये सीड जो है, तो सीड है तो है। अब अगर ये सीड है, इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्टिंग इसकी सीड की हो गई। हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हमने कुछ टाइम के लिए रख लिया। मान लेते हैं उसको हमने 1 साल के लिए रख लिया, 2 साल के लिए रख लिया, या 100 साल के रख लिया। इसके बाद जब इसकी हम फिर से सोइंग करेंगे तो क्या ये जर्मिनेट करेगा? अगर ये जर्मिनेट कर रहा है, 1 साल बाद जर्मिनेट कर रहा है, तो यानी कि 1 साल तक वो किस में पड़ा था? डोरमेंसी में पड़ा था। 2 साल बाद अगर जर्मिनेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 2 साल तक ये डोरमेंसी में पड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये होता है कि सीड डोरमेंसी का तात्पर्य ये होता है कि सीड का ऐसा कंडीशन, बीज की ऐसी अवस्था जब वो बिना मरे जीवित रहता है लेकिन किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं दिखाता है। सीड को हम 1 साल, 2 साल, 3 साल रखे रहेंगे, उसमें कोई भी बाहरी तरीके से अगर देखोगे तो उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाहरी चेंज देखने को नहीं मिलेगा कहने का मतलब, ना तो उसमें प्रांकुर निकलेगा, ना मूलांकुर निकलेगा, ना उसके अंदर स्प्राउटिंग होगी, ना जर्मिनेशन होगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक, इसी को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी, जिसको सुसुप्ता अवस्था बोलते हैं। अगर कोई सीड 100 साल तक नहीं जर्मिनेट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 100 साल तक ये डोरमेंसी में ही पड़ा रहा, और जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो हम बोल देते हैं इसके डोरमेंसी ब्रेक हो गई। अब हम बात करेंगे डोरमेंसी ब्रेकिंग। डोरमेंसी कई बार ऐसा होता है कि जैसे फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ह्यूमिडिटी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए और जर्मिनेटिंग मीडियम मिल जाए, तो उसकी डोरमेंसी अपने आप टूट जाती है। जैसे गेहूं की डोरमेंसी अगर तोड़नी है आपको तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको उसको खेत में ले जाके उसकी सोइंग कर देनी है, थोड़ी सी नमी हो खेत में। इसके बाद जैसे चना है, चने को क्या कर दोगे? अगर उसको पानी में थोड़ा सा रात भर भिगो दो और उसके बाद उसको एक गीले कपड़े में लपेट के रख दो, 2 दिन के अंदर वो जर्मिनेट कर जाएगा। इनकी जो डोरमेंसी होती है ये बहुत आसानी से टूट जाती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी डोरमेंसी काफी मुश्किल से टूटती है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, लोटस है, इसके साथ साथ बेर है। बेर की भी डोरमेंसी बहुत मुश्किल से टूटती है। बेर की क्यों बहुत देर से टूटती है? क्योंकि जो बेर होता है, अगर आपने देखा होगा, तो बेर का जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है। बेर अगर आप दांत से दबाओगे तो फूटेगा नहीं, वो टूटता नहीं है, बेर का जो सीड होता है, क्योंकि उसका जो आउटर सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो जब तक उसके एम्ब्रॉयो के अंदर थोड़ी सी हवा नहीं जाएगी, हवा का मतलब थोड़ा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, तब तक उसकी डोरमेंसी ब्रेक नहीं होगी। तो हमको क्या करना है? अगर बेर की डोरमेंसी को तोड़ना है तो कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे जो बेर का सीड कोट है वो थोड़ा सा लूज हो जाए या टूट जाए। तो अगर वो टूट जाएगा तो फिर हम आराम से उसको जर्मिनेट कर पाएंगे। इसी तरीके से कोई कुछ जो सीड्स होते हैं उनके अंदर फिजिकल बैरियर्स आते हैं। जैसे मूंगफली की बात करते हैं, तो जब अगर हम मूंगफली में देखेंगे तो मूंगफली में ऐसे 3 सीड होते हैं, 3 सीड, 2 सीड, 4 सीड ऐसे पड़े रहते हैं। अगर हमने इस मूंगफली को डायरेक्ट सोइंग कर दी तो जब तक इसकी आउटर कवर ये सड़ नहीं जाएगी तब तक ये अंदर का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अगर इसको हमने आउटर कवर को पहले ही तोड़ दिया, उसके बाद सोइंग करी, तो थोड़ा जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। कहने का मतलब कि जर्मिनेट, जो जर्मिनेशन को रोक रहा है, जिसकी वजह से डोरमेंसी है, उस चीज को अगर हम हटा देंगे तो हमारी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब डोरमेंसी नेचुरली ब्रेक हो जाती है, कई बार पानी पा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पा गया, जर्मिनेटिंग मीडियम पा गया, तो अपने आप उग जाता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको चने में। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता, तो जिनमें नहीं होता उनमें क्या करना पड़ता है? 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है स्केरिफिकेशन और दूसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन क्या होता है? स्केरिफिकेशन, एक तो स्केरी नाम सुना है? स्केरी कभी कभी शब्द सुना होगा। स्केरी का मतलब होता है थोड़ा सा डरावना या डरा देना।
उसी से बना है स्केरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक इट परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। सीड कोट को सॉफ्ट कर देना या उसको तोड़ देना, जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर परमिएबल हो जाए या गैस परमिएबल हो जाए। जो बेर का भी मैंने एग्जांपल दिया था वही यहाँ पर रख दो, वो क्या हो जाएगा अपना स्केरिफिकेशन हो जाएगा। मूंगफली जो मैंने बताया वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसको करते कैसे हैं? KNO3 1 से 3% का एक घोल बनाते हैं। एक तरीका का ये होता है एसिड। इसमें जब डाल देते हैं तो ऊपर का जो सीड कोट होता है बेर का, वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आराम से जर्मिनेशन हो जाता है। इसके साथ साथ एक केमिकल आता है थायो यूरिया। इसको ज्यादातर यूज करते हैं पोटैटो में, पोटैटो की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि पोटैटो में क्या होता है, इसकी डोरमेंसी लगभग 6 महीने चलती है। शायद मैं जान पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, शायद 6 महीने होती है या 1 साल होती है। 6 महीने से तो ज्यादा ही होती है। तो अगर मान लो कि हमको पोटैटो केवल 2 ही महीने के अंदर जर्मिनेट कराना है, हमने हार्वेस्टिंग करी और 2 ही महीने के अंदर हम चाहते हैं कि इसको हमको सोइंग करनी है, तो खेत में डाल देंगे वो सड़ जाएगा। जर्मिनेट अगर उसकी डोरमेंसी टूटी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है, थाई यूरिया का सोल्यूशन से उस पोटैटो को ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम उसको फील्ड में सोइंग करेंगे तो वो आराम से जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि उसकी जो डोरमेंसी है वो ब्रेक हो चुकी है। अब उसके अंदर स्प्राउट निकलने लगेंगे। अगर हम अपने घर पे ही रखे रहते हैं तो साल भर के अंदर अंदर वो उसकी डोरमेंसी खुद ब खुद टूट जाती है। तो आप देखते होंगे कि जो पुराने आलू होते हैं उसमें आंख निकलने लगती है, मतलब वो स्प्राउट करने लगता है। अगला जो मेथड होता है वो होता है स्ट्रेटिफिकेशन। सीड आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, जैसे एप्पल का सीड का भी एग्जांपल लेंगे। एप्पल का सीड ऐसा होता है, जब तक इसको एक बार चिलिंग टेम्परेचर ना मिल जाए। चिलिंग टेम्परेचर का मतलब कितना है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितनी देर के लिए, 12 से 24 घंटे के लिए। जब तक इतना टेम्परेचर इसको नहीं मिल जाए तब तक इसकी डोरमेंसी ब्रेक नहीं होती। तो स्ट्रेटिफिकेशन शब्द जो बना है वो बना है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा क्या होता है, आप लाइब्रेरी में जब जाओगे तो आप देखते हो रैक बना रहता है जहां पर बुक रखी रहती है। तो वो जो रैक होता है उसको स्ट्रेटा भी बोलते हैं। जैसे आपने फ्रिज देखा होगा तो फ्रिज में जो सामान रखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेटा भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, उसी स्ट्रेटा में लेके जाकर रख देते हैं। जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल के सीड को हम क्या करेंगे, ले जाके किसी रेफ्रिजरेटर में रख देंगे स्ट्रेटा में। उसके बाद क्या होगा, वहां 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 12 से 24 घंटे तक, और उसके बाद उसको निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएंगे और सोइंग कर देंगे, तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब एक बार उसको 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दोगे और फिर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो वो स्प्राउट कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। स्केरिफिकेशन कैसा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 2 मेथड होते हैं जिससे सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। अपना अगला है सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो। पोटैटो की सीड प्लॉट टेक्निक, नाम था, एक ब्रीडर थे, पुष्कर नाथ नाम था। इन्होंने 1967 में 1967 में एक टेक्निक निकाली थी, सीड प्लॉट टेक्निक। ये टेक्निक क्या करती है, जब हम पोटैटो को क्या करते हैं, क्योंकि पोटैटो एक एसेक्सुअल क्रॉप है, उसका पोटैटो का ट्यूबर हमको ग्रो कराना पड़ता है, पोटैटो का सीड नहीं आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं एक जगह पर पोटैटो को ग्रो किया गया सीड के लिए, और वहां से पोटैटो किसी दूसरी जगह पर गया, वहां पर उसकी सोइंग हो गई। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो सीड वाली डिजीज होती है, सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, एयर बॉर्न डिजीज होती है, या कुछ वायरस होते हैं या कुछ फंगस होते हैं, वो पोटैटो के ट्यूबर में रह जाते हैं। अब जब बाद में हम उसको लेके गए और जर्मिनेट किया, अपने खेत में सोइंग करी, तो वहां पर वो फंगस अगर है, कोई अगर उसके अंदर आ गया है कोई पैथोजन, तो वहां पर हमारी फसल को डिस्टर्ब करेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्योरिटी होती है साल दर साल धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे मान लो एक कोई वेराइटी है, मान लेते हैं कुफरी चिप्सोना है। अब ये कुफरी चिप्सोना जो वेराइटी है चिप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब मान लो अगर इसमें किसी दूसरी वेराइटी का क्रॉस होता गया, तो धीरे धीरे इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो घटती जाएगी। तो हमको एक डिजायरेबल करेक्टर का जो चिप्स चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वैरायटी प्योर नहीं रहेगी।
तो इन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए पुष्कर नाथ जी ने एक सीड प्लॉट टेक्निक निकाली थी, जिसकी मदद से 100% डिजीज फ्री, वायरस फ्री, पैथोजन फ्री सीड निकाल सकते हैं। सीड मतलब पोटैटो निकाल सकते हैं, जिसको आगे फिर हम ले जाकर सोइंग कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सीड प्लॉट टेक्निक में क्या क्या यूज किया जाता है? यूज हॉट वेदर कल्टीवेशन एंड क्रॉप रोटेशन। हॉट वेदर उसमें रखते हैं बीच में, क्रॉप रोटेशन में एक बार हॉट वेदर रखते हैं, जिससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर जितने भी पैथोजन है, फंगस है, माइकोप्लाज्मा है, वायरस है, ये सभी मर जाएंगे। यूज हेल्दी सीड। सीड 100% हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्प्राउट सीड होना चाहिए, सीड जो हो वो स्प्राउटेड हो, मतलब उसमें आंख निकली हुई हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर निकाला जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। This it is a technique of multiplication of disease free virus free seed in northern plain of the country। कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन में बोले तो यूपी बिहार वाला जो रीजन है, इसी की बात हो रही है। यहाँ पर सीड अच्छे तरीके से डिजीज फ्री सीड मिल जाए, उसके लिए ये टेक्निक लगाई जाती है। द वायरस आर ट्रांसमिटेड बाई एफिड। एफिड के द्वारा वायरस को एफिड के द्वारा जो पोटैटो में वायरस होता है, जैसे पोटैटो में एक मोजेक वायरस लगता है, तो ये सब चीजें इसमें ना हो, एफिड से ना फैलें, तो ये सीड प्लॉट टेक्निक लगाई जाती है। न्यूक्लियस सीड ऑफ पोटैटो इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त व्हेन एफिड पॉपुलेशन इज लो इन द हिल्स। हिल्स एरिया में, हिली एरिया में एक बार मैं गया था, कुफरी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर मैं गया था। तो वहां पर मार्च के महीने में गया था, तो वहां पर मैंने देखा था कि फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही थी पोटैटो की। तो वहां पर जो फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही थी, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उस समय वहां पर एफिड की जनसंख्या कम हो जाती है हिली एरियाज में। और तब वहां पर वो फ्लावरिंग होने के बाद फिर वहां सीड निकलता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मिर्च का सीड होता है, बिल्कुल उसी जैसा सीड होता है, लेकिन मिर्च के सीड का समझो, एक मिर्च के एक सीड में आलू के कम से कम 5 से 7 सीड बन जाएंगे। इतना छोटा सा सीड होता है, मतलब अगर आपको उसको फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, इतना छोटा छोटा सा सीड होता है। तो इस तरीके का पोटैटो का सीड प्रोडक्शन किया जाता है कुफरी में। वहां पर देखो, एक चीज और बता दे रहा हूँ, अगर हमको कोई अच्छी वेराइटी डेवलप करना है, तो जब तक उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा पाएंगे हम, तब तक वेराइटी डेवलप नहीं कर सकते। क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू हम कोई नई वेराइटी डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से पोटैटो में हम ट्यूबर से इसकी कल्टीवेशन करते हैं। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो होता है वो ट्यूबर से होता है, लेकिन अगर वेराइटी डेवलप करनी है तो हमको सीड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो फ्लावरिंग के बाद आता है। ये शिमला में किया जाता है। इट इज brought to plain and is stored in cold store for planting the seed crop for अक्टूबर। अक्टूबर में इसकी फिर बुआई करते हैं, वहां से निकाल लाएंगे और उसको फिर कोल्ड स्टोर में रखे रहेंगे सुरक्षित करके सीड को। फिर बाद में अक्टूबर में पहले इसकी नर्सरी लगाएंगे। फिर जब ये नर्सरी तैयार हो जाएगी, तब इसी नर्सरी को फिर ले जाएंगे अपने फील्ड में, जैसे धान की रोपाई करते हैं उस तरीके से रोपाई करेंगे। तो फिर पोटैटो का हमको ट्यूबर मिलेगा, जिस ट्यूबर को फिर आगे चलकर हम सोइंग के लिए यूज कर पाएंगे। तो यही अपना सीड प्लॉट टेक्निक था, जिसको पुष्कर नाथ जी ने 1967 में शुरू किया था। बात करेंगे अदर कैटेगरी ऑफ सीड की। सीड के कुछ और अदर दूसरी दूसरी कैटेगरी भी होती है, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, और एक होता है रिकैल्सिटेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है? सीड रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। दे डोंट लूज देयर वायबिलिटी एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल सीड ऑफ सीरियल एंड बीन्स। सीरियल और बीन्स के जो सीड होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक लो टेम्परेचर में और लो मॉइस्चर में अपनी वायबिलिटी नहीं खोते हैं। कहने का मतलब यह है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो ये जो सीड होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, ये टेम्परेचर भी अगर इनको कम मिले सीड को, और मॉइस्चर भी अगर इनको कम मिल रहा है, तो ये बहुत दिन तक ना जिंदा होंगे ना मरेंगे, वैसे पड़े रहेंगे। मतलब इनकी सीड डोरमेंसी ज्यादा बड़ी होती है, यही बहुत यहाँ पर बोली जा रही है। रिकैल्सिटेंट सीड। सीड डोंट रिमेन वायबल फॉर ए लॉन्ग टाइम एट लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर। उसी का जस्ट उल्टा है, बिकॉज दे शो वेरी ड्रास्टिक लॉस ऑफ वायबिलिटी विथ डिक्रीज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट 12 से 14%। अगर 12 से 14% से कम मॉइस्चर इसके अंदर हो गया, तो इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंगो है, कोकोनट का सीड है, अगर ये सूख गए बढ़िया ठीक से, तो फिर ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है रिकैल्सिटेंट सीड की। एग्जाम्पल याद कर लेना, रिकैल्सिटेंट जो सीड होता है वो मैंगो और कोकोनट है, और वहीं जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है वो सीरियल्स और बीन्स आते हैं। जितने भी बीन होते हैं वो आते हैं, लबलब बीन, मोथ बीन, डॉलिकस बीन,
ये सब जितने, अरे बीन को क्या कहते हैं, सेम बाकला, वो वाले जितने उस फैमिली के जितने होते हैं वो बीन्स ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं। और इनका जो सीरियल होता है वो कैसा होता है, और सीरियल जो क्रॉप्स होती हैं ये भी कैसी हैं, सीरियल जो क्रॉप्स होती हैं इनकी भी जो वायबिलिटी होती है ये काफी लंबी होती है। सीड एक्ट की अगर हम बात करें तो सीड एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट 1966। 29 दिसंबर 1966 को ये सीड एक्ट बनाया गया था। 1968 को इसको नोटिफाई करके लागू कर दिया गया था। पहले पार्लियामेंट में एक्ट बनता है, फिर उसको नोटिफाई किया जाता है। 1968 में इसको नोटिफाई किया गया था, लगभग मान लो 1 साल 2 साल लग गया था। दिस एक्ट कम इनटू फोर्स थ्रू आउट द कंट्री 1969, 2 अक्टूबर 1969 से ये फिर ये इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, पूरी कंट्री में रोल आउट हो गया। सीड वाज डिक्लेयर एज द एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था जिसमें सीड को भी रखा गया था। किसी भी चीज का जो सीड है तो वो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। बात करेंगे सीड प्रोडक्शन एजेंसी। भारत में जो सीड प्रोडक्शन होता है और सीड प्रोडक्शन की जितनी भी चीजें होती हैं उसको गवर्न करने के लिए कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल सीड कारपोरेशन है जो कि 1963 में रजिस्टर किया गया था। इसका काम है डेवलपमेंट करना नई नई वेराइटी का और सीड सीड इंडस्ट्री का इंडिया में। इसके साथ साथ टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फाउंडेशन सीड ऑफ वेरियस क्रॉप। जितने भी फाउंडेशन सीड होते हैं उनको प्रोवाइड कराना भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का ही काम होता है। अगर किसी ब्रीडर को अपने रिसर्च के लिए फाउंडेशन सीड चाहिए तो वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलेगा, बताएगा कि हमको इस काम के लिए चाहिए सीड, तो उससे उसको वहां से फिर फाउंडेशन सीड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके वो फिर मदद से आगे चलकर वो अपना रिसर्च करता है और नई वेराइटी डेवलप करने का प्रयास करता है। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड का जो प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, टैगिंग होता है, और जो सर्टिफाइड वाला जो टैग मिलता है जैसे नीला टैग और पीला टैग जो मैंने पढ़ाया था, वो टैगिंग वाला काम भी यही करवाता है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसका थोड़ा सा काम कम पड़ जाए इसलिए स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को रखा गया है। बात करेंगे एगमार्क का। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1936 के अंतर्गत एगमार्क को बनाया गया था। एगमार्क में बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो कि क्वालिटी और प्योरिटी को सही रखने के लिए इसको एक तरीके से गवर्निंग बॉडी बनाया गया है जो कि नागपुर में है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, पल्सेस है, व्हीट प्रोडक्ट्स है, ग्राम है, फ्लोर है, और स्पाइसेस है, राइस है, वेजिटेबल ऑयल है, सीडलेस टर्मरिंड है, हनी है, और टेपियोका सागो है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी एगमार्क के अंदर आती हैं। एगमार्क क्या करता है, इनकी क्वालिटी को देखता है, मॉनिटर करता है, इनकी प्योरिटी को मॉनिटर करता है कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट फील्ड में आ रहा है। जैसे सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क का है वो जो कि नागपुर में स्थित है, एक सेंट्रल लेबोरेटरी होती है। जैसे मान लो कि कोई एक मिल्क प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कोई एक पनीर है, ठीक, हमको पता चल रहा है कि ये पनीर जो है वो शुद्ध नहीं है, तो एगमार्क जो है इसको टेस्ट करता है, टेस्ट करके फिर उस कंपनी पर, जो कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है या जो आदमी इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको फिर पिनलाइज करती है कि आपने ऐसा ऐसा किया है। प्योरिटी को चेक करने के लिए, इसका स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एगमार्क काम करता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।